किसी भी एक्ट को या किसी भी घटना को अगर आपको वाकई समझना होता है ना डिटेल में, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके समग्र आयाम को समझा जाए। वीडियो काफ़ी लंबा होगा आज का, काफ़ी नहीं, थोड़ा सा लंबा होगा। GS1 का लेक्चर है ये। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर UPSC PCS चैनल पर। BPSC को लेकर जितने भी यूट्यूब पर चैनल हैं, एक पक्ष है जो सिर्फ शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, एक पक्ष है जो सिर्फ MCQ करवाते हैं। इकलौता मेरा चैनल है जिसमें MCQ भी आपको मिलेगा, समय जब आएगा तो मेंस के रिगार्डिंग भी कंटेंट मिलेगा और लेक्चर अधिक मिलेगा, बकवास चीज़ें कम मिलेंगी। बकवास चीज़ें भी अपलोड करता हूँ मैं, मुझे पता होता है वो। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना अधिक हो सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जब आप वीडियो समाप्त हो तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सके। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ओके, ज्ञान की प्राप्ति से मतलब है कि जब आप हिस्ट्री के अलग अलग आयाम को मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि इतना आयाम होता है मॉडर्न हिस्ट्री में। आज तक तो हमने सिर्फ फैक्ट ही पढ़ा था। पिछले लेक्चर अब GS1 का हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? 1907 तक पढ़ लिया था। स्वदेशी आंदोलन के बाद सूरत में विभाजन हो चुका था कांग्रेस का, मारामारी के बाद। मारामारी में शब्द अगर यूज़ करा तो वही एग्जैक्टली हुआ था। इतिहास के कुछ रेफरेंस बुक पढ़ेंगे अच्छे तो उसमें यही कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि विवाद इतना हद तक बढ़ गया था कि हाथापाई तक बात आ गई थी। 1907 के बाद विभाजन हो गया था कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के रूप में। संपूर्ण रूप से कांग्रेस विभाजित था। इस विभाजन का जो परिणाम हुआ उसको हम लोग आगे इसी लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 1857, एक मिनट थोड़ा सा, 1857 के बाद अंग्रेज़ों की नीति कैसे परिवर्तित हुई वो सब हमने देखा है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली कि मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करो। इसके लिए तरह तरह के पैमाने अपनाए गए, जिसमें सैयद अहमद खान जैसे नेताओं ने आगे चलकर उनको काफ़ी मदद भी किया। जो पहले ये बोलते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक माँ, भारत माँ के दो आंखें हैं, ये इन्हीं का कथन था। बाद में इन्होंने कहना शुरू किया कि हम दो राष्ट्र हैं। फिर आप देखते हो कि स्वदेशी आंदोलन जो होता है उसका कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन में भाषा और धर्म के आधार पर विभाजन करने की कोशिश की गई, बांटने की कोशिश की गई। मुस्लिमों के सेंटीमेंट को लेकर राजनीति खेला गया और बांट के अलग कर दिया गया पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को। लेकिन 1911 में इस विभाजन को रद्द किया गया। उससे पहले सारा खेल हो चुका था। यानी कि अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांटने की राजनीति हिंदू और मुसलमानों की चल रही थी, जिसको आगे इन्होंने बढ़ाया बंगाल विभाजन के द्वारा। फिर 1906 में शिमला सम्मेलन होता है जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधि जो हैं वो मिलते हैं गवर्नर जनरल से, भारत के वायसराय से मिलते हैं शिमला में। और फिर ढाका में किसका गठन होता है? तो मुस्लिम लीग का गठन होता है। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट एकदम लाइन से चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। सोचिए आप 1905 ईस्वी में, 6 ईस्वी में बैठे हुए हैं और आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको कहानी पूरी की पूरी क्लियर होती जाएगी। 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग का गठन हो चुका है। अब मुस्लिमों को संतुष्ट कर दिया है। 1907 में इन्होंने देखा कि जो उदारवादी है उसने बोला कि बंगाल विभाजन के आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक रोक कर रखा जाए, लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि उसके पूरे भारत में फैलाया जाए। अब अगर बंगाल तक सिर्फ रोक के रखा जाएगा तो ये किसके पक्ष में जाएगा? ये ब्रिटिशर्स के पक्ष में जाएगा। यानी कि उदारवादी भी अंग्रेज़ों की सेवा कर रहे हैं, मुस्लिम भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल विभाजन आंदोलन से मुस्लिम लोग दूर रहे। तब इन दोनों को पुरस्कृत करने की सरकार सोचेगी। पुरस्कृत कहाँ पर किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है 1909 के एक्ट में। इनको पुरस्कार दिया जाता है। परिषद की संख्या बढ़ाई जाती है, जिससे भारी मात्रा में उदारवादियों को शामिल किया जाता है सरकार के अंग के तौर पर। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसके द्वारा मुस्लिमों को खुश करने की राजनीति खेली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। सांप्रदायिक राजनीति क्यों आया 1909 के एक्ट में पता चल गया। 1909 का एक्ट मार्लो मिंटो सुधार जो है वो 1892 के 20 साल बाद आने वाला था, यानी कि 1912 ईस्वी में आने वाला था, लेकिन 1909 में ही आ गया। ये भी आपको पता चल गया होगा। मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब भारत में खुलेआम मतलब बिल्कुल
सार्वजनिक तौर पर मुस्लिम और हिंदू को अलग करने की राजनीति खेली जाएगी। भारत के राजनेता ही इसके टूल बनते हैं। जब मुस्लिम लीग का गठन होगा तो थोड़े दिन बाद विश्व हिंदू परिषद का भी गठन होगा। अलग अलग हिंदूवादी, सिख, मुस्लिम धर्म के आधार पर राजनीतिक संगठन एकजुट होने शुरू हो जाए। इससे पहले के भारत के इतिहास में आपको कभी धर्म के आधार पर पार्टियां नहीं दिखेंगी। तो यहीं से बांटो और राज करो की नीति शुरू हो गई। इसी बीच में 1909 का एक्ट लाया जाएगा। ओके, अगर आवाज़ सही नहीं आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मौसम अजीब सा है, कभी भी सर्दी कभी भी गर्मी। फरवरी में पंखा चला रहे थे, मार्च में रजाई ओढ़ रहे हैं, इसी तरह का मौसम है। तो 1892 का परिषद अधिनियम याद होगा आप लोगों को, नहीं तो मैं एक बार रिवाइजन करवा देता हूँ। उसके बाद हम लोग 1909 का एक्ट पढ़ेंगे, फिर क्रांतिकारी का विकास पढ़ेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन का कैसे भारत में विकास हुआ उसको मैं कहानी के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 92 का एक्ट, 1909 का एक्ट आज के बाद कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 1892 के एक्ट से पहले क्या हुआ तो पता ही है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उदारवादी लोग लॉन्ग लिव क्वीन गा रहे थे, उनको खुश करने की पूरी कोशिश करेगी सरकार। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या बढ़ी, 10 से 16 के बीच में कार्यकारिणी के सदस्यों को बना दिया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ होता है। निर्वाचन शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिन्हें चारों प्रांत के विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। अन्य 5 गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। गैर सरकारी सदस्य क्या होगा, कुछ सवाल आपके मन में उठने लग गया होगा। जो सरकार का आदमी नहीं हो, यानी कि वो ब्रिटिशर्स भी ना हो और किसी पद को भी धारण ना करता हो, लेकिन सरकार के विधानमंडल में उसको जगह दिया गया। ध्यान रखिएगा, आज का विधानमंडल राज्यों का विधानसभा कहलाता है। उस समय का विधानमंडल जो है वो केंद्र सरकार की जो लोकसभा और राज्यसभा होती थी वो कहलाती थी विधानमंडल। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। सरकारी गैर सरकारी सदस्य पता चल गया। 2 अधिकार दिए गए 1992 के एक्ट, 1892 के एक्ट में। बजट पर अपने विचार प्रकट करने, ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा मत विभाजन करने का अधिकार नहीं दिया गया था इनको। सार्वजनिक हित के मामलों पर 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के एक्ट में दिया गया था। काफ़ी छोटा एक्ट था 1892 का एक्ट, लेकिन 1909 का एक्ट जो है ये गेम चेंजर साबित होगा। भारत के विभाजन तक की कहानी इसको आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। इसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने इसके पारित होने की कुछ पीछे घटनाएं हैं उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखेंगे आप, जैसे CA है, एक्ट लाया गया 2019 से भारत सरकार के द्वारा, या धारा 370 को समाप्त किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो आपसे पूछा जाएगा कि धारा 370 को समाप्त किया गया, आप आने वाले जनरेशन में किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो आप पहले उसको बताएंगे ना कि कैसे क्या घटनाक्रम था उस समय। बीजेपी को इतना ज़्यादा बहुमत मिला था, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी पत्र होते उसमें शामिल था ये मुद्दा। जब से आज़ाद हुए तब, उसी के बाद जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, तब से ये मुद्दा बना हुआ है कि एक देश में एक विधान ही चलेगा, 2 संविधान नहीं चल सकता है। इसी तरह की चीज़ आपको पहले बतानी पड़ेगी, तब जाकर आप समझाएंगे 370 धारा कैसे समाप्त किया गया। इसीलिए 1892 के बाद 1909 के एक्ट से पहले ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी पूरे विश्व में, भारत में, जिसके कारण 1909 के एक्ट में कौन कौन से प्रावधान जोड़ा गया है। 1892 के सुधारों से कांग्रेस की मांगों की पूर्ति नहीं हुई। पहला लाइन, लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस की दुर्बल तथा भिक्षावृत्ति की नीति की इन शब्दों में कठोर आलोचना की कि राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। उदारवादी दल के लोग यह समझते हैं कि ये प्रेरणा से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या? आज़ादी। कौन बोल रहे हैं? तिलक बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि ये दबाव से प्राप्त किए जा सकते हैं। विदेशी शासकों की शोषण की नीति से RC दत्त तथा दादा भाई नौरोजी तथा अन्य देशभक्तों ने इस कथन के सत्य को समर्थन मिला कि देश की निर्धनता शासक वर्ग की इस नीति के फलस्वरूप है, जिसके अनुसार अंग्रेज उद्योगपतियों को भारतीय उद्योग व्यापार की बलि देकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। एक अन्य कारण जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा वह था शिक्षित भारतीयों को उचित भाग की तो बात जाने दो, सरकारी सेवाओं तथा शासन में कोई भाग भी नहीं मिला। लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी तथा कठोर नीतियों में से आग में तेल का काम हुआ। बुद्धिजीवी लोगों में विदेशी सरकार के प्रति अधिक विरोध उत्पन्न हुआ। उसके मन में भारतीयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने कलकत्ता निगम को पूर्ण रूपेण सरकारी प्रभाव का अधीन बना दिया। उसने 1899 में 1/3 सदस्य कम करके यूरोपियों को बहुमत दे दिया गया कलकत्ता निगम में। 5 वर्ष पश्चात ऐसी ही नीति भारतीय विश्वविद्यालय में भी लागू की गई, जिससे उसकी संप्रभुता भी समाप्त कर दी गई। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति सारी याद होगी आपको। मतलब जो लोग काम करना चाहते थे
पढ़े लिखे भारतीय थे उनको भी अब काम नहीं मिल रहा था। इसके अलावा उन्होंने और क्या किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया 1904 में। ये पूछा जा चुका है सवाल, आपसे ही पूछा जा सकता है। विद्रोह की परिभाषा अधिक विस्तृत कर दी गई, परंतु सबसे बड़ी ठोकर बंगाल के विभाजन से लगी, जिसको बंगाल की उभरती हुई राष्ट्रीयता पर एक बड़ा प्रहार माना गया। असंतोष के अन्य कारण भी थे। समुद्र पार भारतीयों के साथ विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में बहुत अपमानपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। वैश्विक कारण क्या था, इस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी आंदोलन का झंडा लेकर चल रहे थे, इसी समय 1909 के बाद की स्थिति में। संभवतः इसीलिए कि वे दास दासियों के सदस्य थे, अतएव लोगों में यह भावना जागी कि जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाते उन्हें उचित व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। इससे राष्ट्रवाद को बहुत ही ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। 1909 के पहले की घटनाएं घटित हो रही, फिर आपको ये पता चलेगा कि 1909 के एक्ट में क्यों और ज़्यादा बांटो राज करो की नीति को और मजबूत किया गया। अभी तक वैसे कहानी पता चल गया होगा कि कब से हिंदू मुसलमानों को अलग करने की राजनीति खेली जा रही है। आज भी कुछ नेता खेलते हैं, तो आज भी आपको समझने में मदद मिलेगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में भयानक अकाल तथा प्लेग का प्रकोप हुआ, जिससे लोगों का दुख तथा विपत्ति बहुत बढ़ गई। लोगों ने अपने विपत्ति के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। प्लेग के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उचित उपायों को भी अर्थ गलत ही समझा गया लोगों के द्वारा। समाचार पत्र 1882 से स्वतंत्र थे। इन सभी घटनाओं पर उचित रूप से टीका की और अंग्रेजी प्रशासन की कटु आलोचना की। यहाँ तक कि मिंटो ने मार्ले को लिखा कि हमें स्थानीय समाचार पत्रों से निपटने के लिए उपाय ढूंढने पड़ेंगे। समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने स्थान स्थान पर जाकर भाषण दिए। जनता में एक नई जागृति आई। अब इस जागृति को अंग्रेजी सरकार जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो वो क्या करेगी, वो 1909 का एक्ट लाएगी। 1909 के एक्ट में आप प्रावधान पढ़ते हैं, उसके बाद मैं उसके आगे की चीज़ों को आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उसके बाद क्रांतिकारी चीज़ों का उदय क्यों हुआ है बहुत ज़्यादा 1909 के एक्ट। अगर सरल शब्दों में समझेंगे हम लोग कि 1909 के लाने का एक्ट कौन कौन सा कारण था, उसको ज़रा इन शब्दों में समझिएगा। अभी मैंने क्या बताया कि 1892 के एक्ट के द्वारा उदारवादी जो थे वो असंतुष्ट ही रह गए थे। अब इसको परिपूर्ति करने की कोशिश किसमें की जाएगी, 1909 के एक्ट के द्वारा। उनको कुछ और सरकार में शामिल किया जाएगा ताकि उनको पेंशन मिल सके, वेतन मिल सके, सरकारी थोड़ा सा एक रौब मिल सके उनको। 1892 के अधिनियमों को दोष को दूर करना, इसे लाने के कारण भारतीय राजनीति बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना, कांग्रेस के नरम उदारवादी नेताओं को प्रसन्न करना और सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को कमजोर करना, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था। प्रावधान कौन कौन से थे, सर्वोच्च विधान परिषद की संख्या 69 कर दी गई, एकदम से बढ़ा के 69 सदस्य कर दिया गया, जिसमें 37 सरकारी होंगे, 32 गैर सरकारी होंगे। तो आपको ये लग गया होगा कि चलो 32 सदस्य तो गैर सरकारी आए, थोड़ा तो दबदबा बनेगा, लेकिन इस 32 गैर सरकारी सदस्यों में देखो मात्र 27 जो हैं वो निर्वाचन के द्वारा आएंगे, बाकी 5 किसके द्वारा आएगा, मनोनीत होगा सरकार के द्वारा। तो 37 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो, 42 सदस्य जो टोटल 69 में से होंगे वो सरकार के प्रभाव वाले होंगे। अब क्लियर हो गया होगा चीज़ें, यानी कि एक तरफा तो फिर से हो गया। प्रतिनिधित्व आधारित विधान परिषद और निर्वाचन प्रणाली तथा 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। निर्वाचक मंडल क्या होता है, जो चुनते हैं, किसको चुनते हैं, जो नेता विधान परिषद में जाएंगे, निर्वाचित लोग, इनको जो चुनेंगे उसी को निर्वाचित मंडल कहा जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि मुस्लिम नेता को मुस्लिम वोटर ही चुनेंगे, मुस्लिम नेता को मुस्लिम वोटर ही चुनेंगे। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। इसको आगे और भी ज़्यादा विस्तार दिया गया 1919 के एक्ट में, 1935 के एक्ट में और भी ज़्यादा इसको विस्तारित किया गया था। 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल होंगे 1909 के एक्ट में। एक साधारण निर्वाचक मंडल, एक साधारण जनता करेगी, लेकिन सभी को क्या उसमें वोट देने का अधिकार था, बिल्कुल भी नहीं। एक वर्ग विशेष यानी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, और एक विशेष निर्वाचक मंडल होगा जिसमें कुछ विशेष लोग ही वोट करेंगे। विधान परिषदों की शक्तियों में वृद्धि किया गया। वार्षिक बजट पर विचार, प्रस्ताव और प्रश्न पूछे जा सकते। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया है, 1909 के एक्ट में दिया गया है। सार्वजनिक हित के मामले में प्रश्न एवं प्रस्ताव रखना, पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न को इसी समय ऐड किया गया 1909 के एक्ट में।
भारतीय सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य का सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार भारतीय सदस्य बनाया गया। कार्यकारिणी परिषद क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। और भारत सचिव की परिषद, भारत सचिव क्या होता है, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका कैबिनेट है, इसमें अलग अलग मंत्री हैं। मान लो हमने किसी देश को अपना उपनिवेश बना लिया, उपनिवेश यानी कि कॉलोनी, हमने उस देश को हथिया लिया, जैसे पाकिस्तान, मान लो बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, ख्वाब पूरा हो गया, हमने हथिया लिया पाकिस्तान को। तो हमने क्या किया, एक मंत्री बनाया जिसको बोला कि आज से तुम पाकिस्तान मंत्री हो, यानी कि पाकिस्तान रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो आज से तुम देखोगे, तुम्हारे अंदर 10 लोग और काम करेंगे, जो तुम 10-11 लोग मिलकर पाकिस्तान के मामलों में सारा निर्णय लोगे। तो ये भारत सचिव जो होता था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक कैबिनेट का सदस्य होता था और इसकी जिम्मेदारी होती थी कि भारत के सभी मामलों को बैठकर देखना कि भारत में क्या क्या हो रहा है। इनका जो एक परिषद था उसमें केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को पहली बार शामिल किया गया 1909 के एक्ट के द्वारा। और भारत में शासन के दो तरीके थे, शासन के भारत में दो तरीके थे, एक था वायसराय और एक था आपका विधान परिषद। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे आज जो संसद का सदस्य होगा वही मंत्री होगा, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें विधान परिषद का काम होता था कानून बनाना और वायसराय का काम होता था उस कानून को लागू करना। इसको क्लियर रखिएगा। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो लोग होंगे वही मंत्रियों का पद संभालेंगे और वो जरूरी नहीं कि वो विधानमंडल के सदस्य होंगे। शासन का काम कौन करेगा, वायसराय करेंगे। वह सारी शक्तियाँ किसके पास है, वायसराय के पास है, उनके कार्यकारिणी के पास है। और कानून बनाने काम कौन करेगा, तो विधानमंडल करेगा। आज से पहले ये चीज़ें नहीं पता होगी आपको। अब वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था, वायसराय ने जो कुछ मंत्री वगैरह बनाए हुए थे, इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया है पहली बार। क्लियर हो गया होगा। जैसे आज अगर कि देखें तो यूएसए है, अमेरिका, अमेरिका में एक पता ही आपको कांग्रेस होती है, अमेरिका में कांग्रेस होती है और एक अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है। अमेरिका के जो मंत्री होते हैं अलग अलग, वो ज़रूरी नहीं होता है कि कांग्रेस के सदस्य हों, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। कांग्रेस का काम होता है कानून बनाना और प्रेसिडेंट का काम होता है उसको लागू करवाना। ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो अपने बेटे को भी कोई मंत्री दे सकता है, मंत्री का पद दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं होता। किसी दोस्त को भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं से चुनकर ही आए तभी उसको मंत्री बनाया जाएगा। इसी प्रकार का सिस्टम उस समय लागू था भारत में। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद अलग होती थी और भारत का विधान परिषद अलग होता था। भारत सचिव का पद अलग होता था, जो कहाँ पर होता था, ये लंदन में होगा, क्योंकि ये कौन होते थे, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सदस्य होते थे, एक मंत्री होते थे जिनका काम होता था कि भारत के मामलों को देखना, जिसको क्या कहेंगे हम सामान्य भाषा में, वैसे इसका नाम नहीं, भारत मंत्री। जैसे हमने पाकिस्तान पर कब्जा किया तो हमने एक मंत्री बना दिया पाकिस्तान मंत्री कि तुम पाकिस्तान के सारे मामले देखोगे। इसी तरीके से चीज़ें होती थी। आज से पहले नहीं पता होगा आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब ये भी पूछा जा सकता है या इसको आप लिख सकते हैं कि वोट देने की शक्ति उस समय किस किस को प्राप्त थी। क्या सभी लोग वोटिंग कर सकते थे? नहीं। जो सभी वयस्क मताधिकार जो है ये लागू किया गया है आज़ादी के बाद। उससे पहले जो है वयस्क मताधिकार नहीं था। उससे पहले गिने चुने हुए लोगों को, भारत में नहीं लंदन में भी, दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र था वहाँ पर कहीं पर भी सबको मताधिकार का अधिकार नहीं दिया हुआ था। कुछ गणमान्य लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, पैसे वाले लोगों को, कर चुकाने वाले लोगों को ये अधिकार दिया गया था। भारत में 15,000 रुपया पर वर्ष जो लोग कमाते थे या 10,000 रुपये पर वर्ष जो लगान चुकाते थे या राजा नवाब की उपाधियां वाले लोग ही केवल और केवल वोट करते थे। इसके अलावा कुछ व्यापारी भी हो सकते थे, कुछ यूनिवर्सिटी के लोग हो सकते थे, कुछ डिग्री धारक हो सकते थे, लेकिन मुख्य रूप से वोट देने की शक्ति जो भारत में 1909 के एक्ट में था वो इन्हीं लोगों को प्राप्त था। इसको ध्यान में रखिएगा। 1909 के एक्ट की पूरी कहानी बन गई है। इसके अलावा फैक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा किताबों में कि कितने कितने सदस्य बनाए गए थे, क्या क्या है, लेकिन मुख्य रूप से फैक्ट यही है। एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है इसको। और सुधार के नाम पर क्या किया गया था, बस विधानमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। वायसराय का जो परिषद था उसमें एक भारतीय को नियुक्त किया गया था और जो भारत सचिव का परिषद था उसमें 2 भारतीयों को स्थान दिया गया था। ये कहानी यहीं तक पूर्ण होती है। लेकिन क्या यहीं तक हमारी आज की कहानी थी? बिल्कुल नहीं, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। अब बताइए मुझे, 1909 का एक्ट पारित हो चुका है। 1907 ईस्वी में क्या हुआ है, विभाजित हो चुकी है कांग्रेस, यानी कि नरम दल और गरम दल में विभाजन हो चुका है। ओवरऑल बोले तो कांग्रेस जो है वो कमज़ोर हो चुकी है।
कांग्रेस किसका प्रतिनिधित्व करती थी? भारत के जो राष्ट्रवादी चीज़ें थी, भारत के राष्ट्रवादी तत्व जो थे, भारत के लोगों की आवाज़ जो थी, उसका प्रतिनिधित्व करती थी कांग्रेस। वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि उदारवादियों को सरकार ने खुश कर दिया है, वो उधर चुप बैठ जाएंगे अपना मुंह फुलाकर। इधर उग्रवादी हैं जिनको कहा जाता है गरम दल, ये अपने राजनीति में संलग्न हो जाएंगे। 1907 के बाद बाल गंगाधर तिलक को भी जेल हो जाती है, वो भी जेल चले जाते हैं। पूरा का पूरा भारतीय राजनीति में प्रतिनिधित्व जो करते थे नेता, प्रतिनिधित्व जो था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। कोई किसी की आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता है किसी का, तो लोग अपनी आवाज़ खुद बनते हैं। खुद बनेंगे तो क्या करेंगे? लोग इतना विचारधारा, उदारवाद, उग्रवाद, गरम दल, नरम दल के पक्ष में नहीं पड़ते हैं। वो किस में विश्वास रखते हैं? डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये विचारधारा की लड़ाई छोड़ो, गरम दल नरम दल की लड़ाई छोड़ो, अब तो हम एक ही चीज़ पर विश्वास करेंगे, वो है गोली, बम, बारूद। अब किसका दौर शुरू होगा? अब क्रांतिवादियों का दौर शुरू होगा, जो क्या बोलेंगे? हम तो डायरेक्ट मारेंगे ही। 1907 के से पहले छिटपुट घटनाएं महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती थी बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव से। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, गांधी जी से पहले एकमात्र ऐसे नेता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता जिनको माना जाता था, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। वो सड़क पर कदम रखते थे तो आंदोलन शुरू हो जाता था, वो जेल जाते थे तो आंदोलन खत्म हो जाता था। आज भी आपको कोई ऐसा नेता दिखेगा नहीं पूरे भारत में। तो इस तरह के नेता थे वो। जब वो जेल गए तो स्वदेशी आंदोलन कमज़ोर हो गया। जब वो 1915 में जेल से आते हैं तो होम रूल लीग आंदोलन शुरू हो जाता है देश में। समझ में आ रही होगी चीज़ें, कितने बड़े नेता थे। तो महाराष्ट्र में इनके प्रभाव के कारण 1907 से पहले भी आपको बीडी सावरकर और पूना में आपको दिखेगा क्रांतिकारी लोग जो प्लेग का इंस्पेक्टर था उसकी हत्या करते हैं, रैंड को गोली मारते हैं, चापेकर बंधु, ये सब दिखेगा। लेकिन 1907 के बाद जब बिल्कुल वॉइड हो गया है पूरे भारतीय राजनीति में, तो भारत में क्रांतिकारियों का पहला दौर है ये। पहला दौर का मतलब इससे पहले बम बारूद गोली की क्रांति की भारत में नहीं हुई थी। 1857 में अलग चीज़ था। इससे पहले सामान्य स्तर पर लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। वो चीज़ पहली बार भारत में शुरू होगा। अब हम लोग उसकी थोड़ी सी रूपरेखा को देखेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर अंत में मैं आपको सवाल दूंगा। मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, भी नीचे बटन है, शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। कोई पढ़ने वाला हो तभी, ऐसे ही किसी को नहीं शेयर करना चाहिए, जो पढ़ते हो उन्हीं को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आगे की कहानी। स्पेक्ट्रम में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसको आपको ओवरव्यू एक दूंगा और उसके बाद आपको इसको पढ़ना है। फिर आपको इसके सवाल जो मैं दूंगा उसको आपको लिखना है पूरा का पूरा। ओके, तो अभी तक जो कहानी मैंने पूरा का पूरा समझाया, समझ में आ गया होगा। क्रांतिकारी दौर शुरू हो चुका है। क्रांतिकारी दौर जो है, पहली बार अंग्रेज़ देखेंगे कि भारत के सामान्य से दिखने वाले लौंडे लपाटे लोग उनको इतना मारेंगे, इतना गोली बम बारूद होगा। दिल्ली में वायसराय जो राजधानी हस्तांतरण हो रहा था उसके ऊपर बम मार दिया था। आप समझ सकते हो, वायसराय यानी कि भारत के आज के वर्तमान राष्ट्रपति से भी ज़्यादा शक्तियाँ थी। आज के राष्ट्रपति निरंकुश नहीं है, उस समय के वायसराय निरंकुश होते थे, उनके ऊपर बम मार दिया था। ये सामान्य लोगों का एक उद्गार था जो इनके माध्यम से निकल रहा था। लोग खुश होते थे बस, भले ही उसका परिणाम निकले ना निकले। इसको दबाने की भी उन्होंने बहुत ही कठिन तरीके से कोशिश की है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि जो मुजफ्फरपुर कांड में दो लोगों का आप नाम सुनते हैं। एक खुदीराम बोस, मात्र 16 साल के थे, 16 वर्ष की उम्र में इनको फांसी पर लटका दिया था उन्होंने। समझ सकते हो 16 वर्ष में आप कहाँ थे, आपको पता भी नहीं होगा। और एक इनके साथ था प्रफुल्ल चाकी। एक उदाहरण देता हूँ मैं इनकी क्रूरता का, मतलब अंग्रेजों की क्रूरता का। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम मारा। इनको बहुत ही ज़्यादा आत्मग्लानि हुई। क्रांतिकारी कोई हिंसक थोड़ी नहीं थे स्वभाव में, वो तो बस बदला लेने की कोशिश करते थे कि गलत लोगों को बम लग गया। इसी ग्लानि में वो भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। इसमें खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने इसी आत्मग्लानि में आत्महत्या कर लिया था। उन्होंने डर के मारे नहीं किया था, इस ग्लानि में आत्महत्या कर लिया कि मेरे से एक निर्दोष का कत्ल हो गया। अंग्रेज़ों को प्रफुल्ल चाकी को पहचान करवानी थी कि ये आदमी वही क्रांतिकारी है, प्रफुल्ल चाकी ही है। तो इनको पकड़ा गया था चूँकि मुजफ्फरपुर में। कलकत्ता भेजना था पहचान के लिए। प्रफुल्ल चाकी की गर्दन काट के इन्होंने बक्से में पैक करके भेजा था कलकत्ता की, पहचान करो ये वही क्रांतिकारी है या नहीं। ये कहानी नहीं पता होगा आप लोग आज तक आप लोगों को,
लेकिन मैंने क्या बताया है कि अंग्रेज़ों ने इसको दबाने के लिए कौन कौन सी क्रूरता किया, उसका एक उदाहरण मैंने ये दिया है। 16 साल के बच्चे को फांसी पर लटका देना और प्रफुल्ल चाकी की गर्दन काट के भेजना, ये सब इनके तरीके थे। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1907 से शुरू होता है, 1917 तक चलता रहता है। 1917 में ऐसा क्या हुआ था, बताएंगे मुझे। चंपारण, गांधी जैसे चमत्कारी व्यक्तित्व का भारतीय राजनीति में आगमन होता है। 1916 में कांग्रेस भी ये समझ लेती है कि ये भारत में बांटो राज करो की राजनीति खेल रहे हैं, हमें एकजुट होना पड़ेगा। गरम दल नरम दल पुनः एक हो जाती है। मुस्लिम लीग को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मिला लेती है। उसके बाद की आगे कहानी, चंपारण के बाद गांधी का गांधी ही रहता है दौर। फिर दूसरा क्रांतिकारी आतंकवाद शुरू होता है, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है। आतंकवाद बाय मिस्टेक मैंने यूज किया है। वो शुरू होता है आपका असहयोग आंदोलन। जब असफल हो जाता है, उसके बाद के दौर में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण शुरू होता है। जब गांधी जी पर से लोगों का भरोसा उठता है, तब दूसरा चरण शुरू होता है। लेकिन कुछ ही दिन वो रहता है, 1930 के बाद वो भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद तो आपको गांधी ही गांधी दिखेंगे, कांग्रेस ही कांग्रेस दिखेगा। उसके बाद आपको बाकी कोई भी दल नहीं दिखता। पूरा कहानी बन गया है, आपके मन में पूरा कहानी बन गया है। शुरू से अंत तक पूरी कहानी बन रही। इतिहास पहली बार फील हो रहा है कि हाँ, इतिहास में कैसे क्या हुआ था। आज तक सिर्फ रटते ही आए होंगे आप लोग। आप सबको पता होगा कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, 1917 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, क्रांतिकारियों में कौन कौन क्रांतिकारी थे, किसको बम मारा, किसने बम मारा। लेकिन ऐसे कहानी की जैसे जब आप पढ़ते हैं तो आपको आंसर राइटिंग करने में काफ़ी मदद मिलता है। अब कुछ कारण देख लेते हैं इसका, उसके बाद से देखते कहाँ कहाँ पर कौन लोग थे। क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ। यहाँ से पूछ सकता है सवाल। 1870 तक कलकत्ता में छात्रों द्वारा अनेक गुप्त समितियों का गठन किया जा चुका था, किंतु ये समितियाँ ज़्यादा सक्रिय नहीं हो सकी। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था, जिसका गठन 1902 में किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है ये। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की। कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया। कलकत्ता के अनुशीलन समिति में जतिन नाथ बनर्जी एवं बरिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। किंतु अनुशीलन समिति की गतिविधियां अपने अनुयायियों को शारीरिक व नैतिक शिक्षा प्रशिक्षित देने तक सीमित रहीं। 1908 तक आते आते यह लगभग निष्क्रिय हो गई थी। 1908 तक। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्य बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त कौन है? ये विवेकानंद जी के भाई हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी समय अनुशीलन समिति के सदस्यों ने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी संपन्न की। 1905 से 1906 तक युगांतर के अतिरिक्त कई अन्य पत्र पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें संध्या नाम प्रमुख है। संध्या नामक पत्रिका चलाई गई थी। बंगाल का है, इसके बाद बंगाल का आप पढ़ेंगे, अलग अलग क्रांतिकारियों के नाम पढ़ते जाएंगे और आपको फैक्ट्स को नोट भी करना चाहिए साथ साथ में, जिससे आपका पीटी के लिए भी फैक्ट्स तैयार होता रहे। उसके बाद क्या है, किंतु बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार में सबसे प्रमुख कार्य युगांतर ने निभाया। उदाहरण अर्थात बारीसाल सम्मेलन के प्रतिनिधियों पर पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करते हुए युगांतर ने लिखा कि समस्या का समाधान लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों के उपनिवेश, दमन व शोषण को रोकने हेतु 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए। ताकत को ताकत द्वारा ही रोका जा सकता है। पहली बार क्या हो रहा है, लोग बोल रहे तुम ताकत अगर अपनाओगे तो हम भी ताकत अपनाएंगे। लोग ये नहीं बोल रहे कि लॉन्ग लिव क्वीन, या हम विचार करेंगे, विरोध करेंगे सड़क पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक गोली मारोगे तो हम 2 गोली मारेंगे। पहली बार ये सिद्धांत उभर कर सामने आ रहा है भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में। युगांतर के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया। इसके बारे में सवाल पूछा जा चुका है पीटी में। रास बिहारी बोस, शशीनाथ सान्याल ने दूर दराज क्षेत्रों, पंजाब, दिल्ली, संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश हो गया आपका, क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास हेतु अनेक गुप्त समितियों का गठन किया। जबकि हेमचंद्र कानूनगो ने राजनीति एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विदेश की यात्रा की। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही सब दिखेगा जो अभी मैंने आपको किंग्सफोर्ड वगैरह की कहानी सुनाई, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, इनकी कहानी सुनाई। फिर पूरा का पूरा आप पढ़ते जाएंगे इसको। फिर महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का आता है दौर। ओके, महाराष्ट्र के बाद पंजाब का आएगा, पंजाब के बाद दिल्ली। फिर क्रांतिकारियों के विदेश में कौन कौन सी गतिविधियां थी। इस चैप्टर से एक सवाल पक्का पूछा जाता है, कोई भी पीटी हो, किसी भी पीटी हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, किसी का भी पीटी हो। मेंस में जब आपसे आप शॉर्ट आंसर अब इंट्रोड्यूस किया गया है आपके बीपीएससी की मैं बात अगर करूं तो उसमें शॉर्ट आंसर में भी इस चैप्टर से सवाल जरूर पूछा जाएगा। कुछ विचार मैं दिखा देता हूं, फिर आज का सवाल, उसके बाद आपको ये चैप्टर पढ़ना है और आपको आंसर लिखने हैं।
सुभाष चंद्र बोस का विचार है ये, इसको आप आंसर राइटिंग में यूज कीजिए, लॉन्ग फॉर्म के आंसर में। शॉर्ट में ज़बरदस्ती मत घुसेरिएगा, ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हैं। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? आप लोगों ने देखा नहीं कि इन आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है। ये महात्मा गांधी जी का था। मदन लाल ढींगरा ने क्या बोला? मदन लाल ढींगरा के बारे में जानते होंगे, कमेंट करके बताइए कौन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक समृद्ध और संभ्रांत की भांति नहीं अपितु एक निर्धन की भांति मैं कुछ दे नहीं सकता, किंतु मेरा रक्त माँ की मुक्तदायिनी वेदिका पर अवश्य चढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि मैं पुनः जन्म लूँ, भारत माँ को मुक्ति दिलाने के पवित्र उद्देश्य के लिए पुनः शहीद हो जाऊँ। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, जब तक भारत माँ परितंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता का मुकुट सिरोधार्य नहीं करेंगी, मैं ऐसा ही करता रहूँगा। मदन लाल ढींगरा का नाम सुना होगा, लंदन में गए थे, गोली मारी थी इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट बाल गंगाधर तिलक जी का। उसके बाद सवाल है आपके लिए, ईश्वर ने विदेशियों को हिंदुस्तान का राज्य कोई तांबे की प्लेट में रखकर नहीं दिया है। कुएं की मेढक की तरह कुएं में रहकर टटराने से कोई लाभ नहीं होगा। संकीर्णता एवं दास्ता की बोध को झटक कर बाहर निकलो। श्रीमद् भगवद गीता से कर्म से शिक्षा ग्रहण करो और महान व्यक्तियों की तरह कार्य करने की सोचो। मैंने पूरा आपको समझाया है कॉन्टेक्स्ट, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, कि क्रांतिकारियों का कैसे विकास हुआ, क्यों क्रांतिकारी जो आतंकवाद है, क्रांतिकारी आंदोलन है, वो भारत की राजनीति में उग्र हुआ और इसके क्या कारण थे। आपको ये लिखना है कि क्रांतिकारियों के उदय का क्या कारण था, क्रांतिकारी के उदय का कारण, और लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, यानी कि 32-36 नंबर वाले में लिखना है, 5-6 पेज में लिखिएगा। इनके कारण को लिखिएगा। कारण के अलावा आपको ये लिखना है कि बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र और विदेशों की प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में लिखिए। क्रांतिकारी उदय का कारण क्या था, उसके अलावा बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली बोल रहा हूँ, बंगाल, महाराष्ट्र और विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखिए। क्रांतिकारियों के उदय के कारण क्या थे, बंगाल, महाराष्ट्र और विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लिखिए। क्रांतिकारियों के उदय के कारण क्या थे, बंगाल, महाराष्ट्र और विदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में लिखिए। बस यही लिखना है आपको। डिटेल में लिखिएगा, आंसर जितना हो सके लिखिएगा। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच आप सभी का।